अगर आप अंग्रेजी में दानवों और अलौकिक प्राणियों के दिलचस्प अध्ययन को जारी रखना चाहते हैं तो कृपया ऊपर दिए गए लिंक पर क्लिक करें। डेमोनोलॉजी यानी राक्षसों और अलौकिक शक्तियों का अध्ययन सदियों से इंसानों की कल्पना को मोहित करता आ रहा है। ये दुष्ट शक्तियों के अस्तित्व और उनके भयावह प्रभावों को मानव जीवन से जोड़कर गहराई से समझने का प्रयास करता है। हम डेमोनोलॉजी के जटिल पहलुओं की खोज करते हैं, जहां हम विभिन्न प्रकार के राक्षसों, उनकी श्रेणियों और अलौकिक संसार में उनकी शक्तियों को समझने का प्रयास करते हैं। डर की अवधारणा हमेशा से मानव जीवन का हिस्सा रही है और इसी से डेमोनोलॉजी जुड़ी हुई है। यह हर संस्कृति, धर्म और साइकोलॉजिकल दृष्टिकोण में देखी जा सकती है। धार्मिक अनुष्ठान अक्सर इन भयावह शक्तियों से सुरक्षा का साधन माने जाते हैं। इन भयावह शक्तियों से सामना होने की स्थितियां अक्सर आदिम भय को जागृत कर देती हैं, क्योंकि ये मानव अनुभव के सबसे अंधेरे कोनों में प्रकट होती है। डेमोनोलॉजी गहरी सांस्कृतिक मान्यताओं में जड़ें जमाए हुए हैं, जहां हर समाज इन दुष्ट शक्तियों की अपनी अनोखा व्याख्या करता है। डर की अवधारणा इसमें हमेशा मौजूद रहती है, क्योंकि यह इन शक्तियों के मानव मन पर पड़ने वाले साइकोलॉजिकल प्रभावों का अध्ययन करता है। कई अब्राहमिक धर्मों में यह माना जाता है कि राक्षस वे फरिश्ते थे जिन्होंने ईश्वर के खिलाफ विद्रोह किया और स्वर्ग से निकाल दिए गए। लूसीफर, जिसे शैतान के नाम से भी जाना जाता है, इस विश्वासघात का सबसे प्रमुख उदाहरण है। जीवित और पैगन परंपराओं में कुछ राक्षसों को दुष्ट प्रकृति आत्माएं प्राणी माना जाता है, जो प्राकृतिक संसार के अंधेरे कोनों में छिपे रहते हैं। कुछ संस्कृतियों में यह भयावह विश्वास है कि दुष्ट इंसानों की आत्माएं मृत्यु के बाद राक्षस बन सकती हैं और कब्र के पार से भी अपनी बुरी करतूतें जारी रखती हैं। दुनिया भर की पौराणिक कथाओं में राक्षसी प्राणियों का वर्णन मिलता है, जिनके अपने विशिष्ट गुण होते हैं, जैसे ग्रीक पौराणिक कथाओं में हेडिस, हिंदू धर्म में असुर और जापानी लोक कथाओं में ओनी, जिनकी अपनी अलग अलग भयावह कहानियां हैं। ईसाई धर्म में राक्षसों को अक्सर गिरे हुए फरिश्ते या फॉलन एंजल्स माना जाता है, जिन्हें शैतान ने नेतृत्व दिया। ऐसा माना जाता है कि ये निरंतर मनुष्य को लुभाने और पीड़ित करते हैं, जिससे वे ईश्वर के मार्ग से भटक जाएं। इस्लामिक मान्यताओं में जिन्न अलौकिक प्राणी होते हैं, जिनमें अच्छे और बुरे दोनों तरह के गुण हो सकते हैं। कुछ जिन्न को अच्छे और मददगार माना जाता है, जबकि अन्य को राक्षसों की तरह दुष्ट समझा जाता है। ऐसा माना जाता है कि ये अपनी काली शक्तियों के माध्यम से मनुष्यों को प्रभावित कर सकते हैं या यहाँ तक कि उनके शरीर पर कब्जा या पोजेस भी कर सकते हैं। हिंदू धर्म में असुरों को अक्सर शक्तिशाली प्राणियों के रूप में दर्शाया जाता है, जो देवताओं के विरोधी होते हैं। वे सृष्टि में गड़बड़ी और हलचल की शक्तियों का प्रतिनिधित्व करते हैं और अच्छाई व बुराई के बीच अनंत ब्रह्मांडीय संघर्ष का हिस्सा होते हैं। बौद्ध धर्म में मारा को एक राक्षसी शक्ति के रूप में देखा जाता है, जो टेम्पटेशन और डिस्ट्रैक्शन का प्रतीक है। ऐसा माना जाता है कि मारा लगातार व्यक्तियों को ज्ञान प्राप्त करने की यात्रा में बाधा पहुंचाता है। जापानी शिंटो धर्म में ओनी को दुष्ट आत्माएं माना जाता है, जो अशुभता और हानि से जुड़ी होती हैं। ये अक्सर लोक कथाओं और धार्मिक मान्यताओं के अंधेरे कोनों में बसे होते हैं। पौराणिक कथाओं में कई राक्षसों का उल्लेख मिलता है, जिनमें से एक है मेमन, लालच का दानव। ये इंसान को धन और सुखों की असीम इच्छा का प्रतीक है। धार्मिक ग्रंथों में इसे लालच की भ्रष्ट शक्ति के प्रति एक चेतावनी के रूप में दर्शाया गया है। मेमन यह दिखाता है कि धन की अंधी दौड़ इंसान की मानवता को छीन सकती है और उसे नैतिक रूप से कमजोर बना सकती है। अस्मोडियस, जो वासना का दानव है, इच्छा और जुनून के अंधेरे पहलुओं को दर्शाता है। इसे एक ऐसा राक्षस माना जाता है जो आकर्षक होने के साथ साथ भयावह भी होता है। ये इंसान को कमजोरियों का शोषण करता है और उन्हें जुनून व आत्मविनाश के चक्र में फंसा देता है। अस्मोडियस प्रेम और इच्छा को तोड़ा मरोड़ा कर उन्हें छल और नियंत्रण के उपकरण में बदल देता है। ये एक चेतावनी है कि अनियंत्रित जुनून या अनचेक्ड पैशन कितनी खतरनाक हो सकती है और प्रेम व बंधन के बीच की महीन रेखा कितनी जल्दी मिट सकती है। लेवायथन, ईर्ष्या का दानव, जलन और ईर्ष्या का प्रतीक है। इसे अक्सर विशाल समुद्री सर्प
या ड्रैगन के रूप में दर्शाया जाता है। ये उन लोगों की कड़वाहट को बढ़ाता है जो दूसरों की संपत्ति या सफलता की लालसा रखते हैं। लेवायथन यह दिखाता है कि ईर्ष्या कितनी विनाशकारी हो सकती है। ये रिश्तों को तोड़ सकती है और नफरत को जन्म दे सकती है। इसका अस्तित्व हमें इस बात की मजबूत चेतावनी देता है कि ईर्ष्या एक खोखली और विनाशकारी भावना है जो अंततः इंसान को भीतर से निगल जाती है। बेलजेबब लालच का दानव, अत्यधिक भोग और असीम इच्छाओं के खतरों को दर्शाता है। इसे अक्सर भयानक मक्खी जैसे रूप में चित्रित किया जाता है। यह अत्यधिक भोग विलास और आत्मनियंत्रण की हानि के प्रति चेतावनी देता है। बेलजेबब लोगों को आनंद के जाल में फंसाकर उन्हें आत्मविनाश के चक्र में धकेल देता है, जहां इच्छाओं का पीछा करना एक खतरनाक फंदा बन जाता है। बेलजेबब की कथा हमें यह दिखाती है कि अनियंत्रित इच्छाओं या अनचेक्ड डिजायर्स के पीछे एक गहरी शून्यता छिपी होती है जो अंततः इंसान को खोखला बना देती है। बेल्फेगोर आलस्य का दानव, अनादर और आलस्य का प्रतीक है। इसे अक्सर भयानक और सुस्त आकृति के रूप में दर्शाया जाता है। ये चुपचाप लोगों को जिम्मेदारियों की उपेक्षा के लिए प्रेरित करता है, जिससे उनका जीवन रुका हुआ महसूस होता है और सपने धीरे धीरे मिटने लगते हैं। बेल्फेगोर की उपस्थिति हमें आलस के सामने हार मानने के खतरों के प्रति आगाह करती है। राक्षसी प्राणियों के देखे जाने की घटनाएं विभिन्न संस्कृतियों और सदियों से दर्ज की गई हैं, जो अक्सर उन्हें अनुभव करने वालों पर गहरी छाप छोड़ जाती हैं। चाहे ये घटनाएं वास्तविक हों या केवल साइकोलॉजिस्ट अनुभव, वे हमारे आंतरिक भय और सांस्कृतिक कहानी को चौकस करती है, जो हमारे सुपरनैचुरल अंडरस्टैंडिंग को आकार देती है। स्लीप पैरालिसिस एक भयावह अवस्था है जिसमें व्यक्ति सोते समय या जागते हुए कुछ पलों के लिए हिलने डुलने या बोलने में असमर्थ हो जाता है। इस दौरान अक्सर भ्रम होते हैं जो बहुत सजीव और डरावने लगते हैं। इनमें राक्षसी आकृतियों की उपस्थिति भी महसूस की जा सकती है, जिससे यह अनुभव और भी डरावना बन जाता है। स्लीप पैरालिसिस के दौरान मस्तिष्क आंशिक रूप से जागृत या पार्टियली अवेक होता है, लेकिन शरीर मांसपेशियों के मसल एटोनिया की अवस्था में रहता है, यानी हिलने डुलने में असमर्थ होता है। इस मस्तिष्क और शरीर के असंतुलन के कारण डर की तीव्र भावना उत्पन्न होती है, जिससे व्यक्ति को दुष्ट आत्माओं की उपस्थिति महसूस हो सकती है। मध्यकालीन यूरोपीय लोक कथाओं में स्लीप पैरालिसिस को अक्सर इनक्यूबस नामक राक्षसी प्राणी से जोड़ा जाता था। ऐसा माना जाता था कि यह राक्षस सोते हुए व्यक्ति की छाती पर बैठ जाता है, जिससे उसे दम घुटने और भयानक डर का अनुभव होता है। जापानी संस्कृति में इसे कनाशिबारी कहा जाता है, जहां माना जाता है कि एक भूतिया आकृति व्यक्ति के शरीर पर दबाव डालती है, जिससे वह हिलने डुलने में असमर्थ हो जाता है। भूतिया स्थान, जिन्हें अक्सर दुखद या हिंसक घटनाओं से जोड़ा जाता है, आमतौर पर राक्षसी गतिविधियों के केंद्र माने जाते हैं। ऐसे स्थानों का माहौल भय और आशंका उत्पन्न करता है, जिससे कई बार राक्षसी प्राणियों के देखे जाने की घटनाएं सामने आती हैं। सुझाव की शक्ति या पावर ऑफ सजेशन और सामूहिक विश्वास या कलेक्टिव बिलीफ इसमें बड़ी भूमिका निभाते हैं। जब लोग किसी स्थान पर सुपरनैचुरल एनकाउंटर की अपेक्षा लेकर जाते हैं, तो उनका मस्तिष्क पैरानॉर्मल एक्सपीरियंसेस को या तो बना सकता है या बढ़ा चढ़ाकर महसूस कर सकता है। कई भूत प्रेत पजेशन के मामलों को मेंटल हेल्थ कंडीशन से समझाया जा सकता है, जैसे कि डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर, स्किज़ोफ्रेनिया, एक्सट्रीम ट्रॉमा या गहरे मानसिक आघात। ये स्थितियां कभी कभी ऐसे लक्षण उत्पन्न कर सकती हैं जो पारंपरिक रूप से आत्मा या राक्षसी कब्जे जैसी लगती हैं। विभिन्न धार्मिक परंपराओं में पजेशन को अच्छाई और बुराई के बीच एक आध्यात्मिक युद्ध के रूप में देखा जाता है। एक्सोर्सिज्म यानी झाड़ फूंक या भूत भगाने के अनुष्ठान इन धार्मिक मान्यताओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये अनुष्ठान राक्षसी शक्ति को निकालने और व्यक्ति की आध्यात्मिक शुद्धि या स्पिरिचुअल वेल बीइंग को पुनः स्थापित करने के लिए किए जाते हैं। विभिन्न संस्कृतियों में कुछ विशेष अनुष्ठानों और प्रथाओं को राक्षसी शक्तियों को बुलाने या उनसे संपर्क करने का माध्यम माना जाता है। इन अनुष्ठानों में अक्सर विशेष मंत्रोच्चारण, सिंबल्स, विशिष्ट कार्रवाई शामिल होती हैं, जो अद्भुत शक्तियां को जागृत करने के लिए की जाती हैं। अनुष्ठान न केवल सांस्कृतिक विश्वास को व्यक्त और
ताकत करने का एक माध्यम होते हैं, बल्कि वे भय के प्रति मानव साइकोलॉजी को नियंत्रित करने में भी सहायक होते हैं। इन अनुष्ठानों में भाग लेने से व्यक्ति ऑल्टर्ड स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस में पहुंच सकता है, जिससे उसे गहरे और कभी कभी भयावह अनुभव हो सकते हैं। इंटेंस पर्सनल ट्रॉमा, दुख और तनाव कभी कभी ऐसे अनुभवों को जन्म दे सकते हैं जिन्हें राक्षसी शक्तियों के संपर्क के रूप में देखा जाता है। ये अनुभव अक्सर व्यक्ति के आंतरिक संघर्ष और अधूरे भावनात्मक घावों का प्रतिबिंब होते हैं। मानव मन तीव्र भावनाओं और ट्रॉमा को समझने के लिए बाहरी प्रतीकों की तलाश करता है। जब व्यक्ति इन भावनाओं को राक्षसी अस्तित्व पर प्रोजेक्ट करता है तो यह उनके आंतरिक संघर्षों को बाहरी रूप देने और उनसे निपटने का एक तरीका बन जाता है। यदि इन अनुभवों को साइकोलॉजिकल स्ट्रेस के रूप में समझा जाए तो इससे थेरेप्यूटिक इंटरवेंशंस के माध्यम से मानसिक स्वास्थ्य में सुधार हो सकता है। थेरेपी और काउंसलिंग उन गहरे मानसिक कारणों को संबोधित करने का प्रयास करते हैं और व्यक्ति को स्वस्थ मानसिक स्थिति की ओर ले जाते हैं। सांस्कृतिक मान्यताएं, कल्चरल बिलीफ्स और सामाजिक प्रभाव हमारी अलौकिक घटनाओं की धारणा और उनकी व्याख्या को गहराई से प्रभावित करते हैं। कहानियां, लोक कथाएं और मीडिया में राक्षसी प्राणियों का चित्रण एक मानसिक ढांचा तैयार करता है, जिसके आधार पर लोग अपने अनुभवों को समझने की कोशिश करते हैं। यदि कोई व्यक्ति ऐसी संस्कृति में बड़ा हुआ है जहां राक्षसों में गहरी आस्था है, तो उसके लिए किसी भी असामान्य अनुभव को डरावने राक्षसी संपर्क के रूप में देखना अधिक स्वाभाविक हो सकता है। ग्रुप डायनेमिक्स और सुझाव की शक्ति, पावर ऑफ सजेशन, किसी अनुभव को और अधिक प्रभावशाली बना सकती है। अगर समूह में एक व्यक्ति किसी अलौकिक चीज को देखने या महसूस करने का दावा करता है तो अन्य लोग भी उसी तरह का अनुभव करने लगते हैं। इससे उस घटना पर विश्वास और भी गहरा हो जाता है। सांस्कृतिक कथाएं जो पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही हैं, इस बात को तय करती हैं कि लोग अलौकिक घटनाओं को कैसे देखते और समझते हैं। लोक कथाएं और परंपराएं एक दृष्टिकोण प्रदान करती हैं जिसके माध्यम से लोग असामान्य अनुभवों को समझते हैं। अक्सर इन घटनाओं को राक्षसी शक्तियों से जोड़ दिया जाता है। सामूहिक वातावरण जैसे कि अनुष्ठान या पैरानॉर्मल जांच के दौरान सामूहिक डर और विश्वास व्यक्ति के अनुभव को और भी गहरा बना सकते हैं। जब पूरा समूह अलौकिक उपस्थिति की संभावना पर विश्वास करता है तो व्यक्तिगत अनुभव और भी वास्तविक और तीव्र महसूस होने लगते हैं। इस तरह भय और धारणा आपस में मिलकर एक शक्तिशाली मानसिक प्रभाव उत्पन्न करते हैं। कुछ क्वांटम फिजिक्स सिद्धांत यह सुझाव देते हैं कि पैरेलल यूनिवर्सेस या कई मल्टीपल डायमेंशंस का अस्तित्व हो सकता है। तो क्या यह संभव है कि हम जिन अलौकिक प्राणियों या घटनाओं को अनुभव करते हैं वे वास्तव में इन ऑल्टरनेट रियलिटीज से हमारी दुनिया में होने वाले इंटरैक्शंस हों? यदि ऐसा है तो हो सकता है कि राक्षसी अस्तित्व या अन्य अलौकिक घटनाएं किसी अन्य आयाम के प्राणियों से हमारी अनजाने में हुई मुठभेड़ का परिणाम हो। यह साइंस और मिस्टिसिज्म के बीच की सीमा को और अधिक धुंधला कर देता है। कॉन्शियसनेस की प्रकृति और इसका फिजिकल वर्ल्ड से संबंध आज भी एक गहरा रहस्य बना हुआ है। कुछ शोधकर्ताओं का मानना है कि कॉन्शियसनेस केवल मस्तिष्क तक सीमित नहीं है, बल्कि यह उससे परे भी फैल सकती है। यह संभव है कि चेतना अन्य प्रकार की चेतनाओं या नॉन फिजिकल प्राणियों के साथ भी संपर्क कर सकती हो। यदि यह सिद्धांत सही है तो क्या यह संभव है कि हम जिन अलौकिक घटनाओं को महसूस करते हैं वे वास्तव में हमारी चेतना और किसी अन्य अस्तित्व के बीच का संपर्क हो सकता है कि हम जिस चीज को रहस्यमय या अलौकिक समझते हैं वह केवल ऐसी भौतिक या आध्यात्मिक शक्तियों का प्रभाव हो जिनका साइंस ने अभी तक स्पष्टीकरण नहीं दिया। ये विचार हमें अनदेखी संभावनाओं की ओर सोचने के लिए प्रेरित करता है। यदि चेतना मस्तिष्क से आगे तक फैल सकती है तो क्या यह हमें विचारों और ऊर्जा के एक विशाल ब्रह्मांडीय नेटवर्क से जोड़ सकती है? ये विचार हमारी वास्तविकता की पारंपरिक समझ को चुनौती देता है और हमें अनदेखी संभावनाओं के द्वार खोलने के लिए प्रेरित करता है। हो सकता है कि हमारा मस्तिष्क केवल एक रिसीवर हो जो इस यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस से संकेत प्राप्त करता है, जिसका प्रभाव हमें अलौकिक अनुभवों के रूप में महसूस होता है। यदि यह सच है तो हो सकता है कि रहस्यमय घटनाएं केवल हमारी चेतना की सीमाओं को पार करने का एक संकेत हों।
जियोलॉजिकल एक्टिविटी जैसे अंडरग्राउंड वाटर फ्लो या माइनर सीस्मिक एक्टिविटी लो फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशंस या चुंबकीय विकृतियां उत्पन्न कर सकती हैं। ये मानव धारणाओं और व्यवहार को प्रभावित करने में सक्षम हो सकती हैं। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि इन प्राकृतिक शक्तियों की उपस्थिति लोगों में अलौकिक अनुभव की अनुभूति पैदा कर सकती है। उदाहरण के लिए, इंफ्रासाउंड भय और बेचैनी की भावना उत्पन्न कर सकती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स कुछ लोगों में मतिभ्रम और अजीब संवेदनाएं पैदा कर सकते हैं। यह सिद्धांत दर्शाता है कि कुछ भूतियां या अलौकिक अनुभव प्राकृतिक कारणों से हो सकते हैं, जिन्हें हम अभी पूरी तरह समझ नहीं पाए हैं। कुछ स्थानों पर स्वाभाविक रूप से हाई ईएमएफ लेवल्स पाए जाते हैं, जो मानव धारणाओं और पशुओं के व्यवहार को प्रभावित कर सकते हैं। विशेष रूप से कुत्ते, जिनकी घ्राण शक्ति और हियरिंग एबिलिटी अत्यधिक तेज होती है, वे ऐसे गंध या ध्वनियां महसूस कर सकते हैं जो मनुष्यों के लिए अदृश्य या अस्वीकार्य होती है। कुत्ते इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स में होने वाले सूक्ष्म परिवर्तनों को महसूस कर सकते हैं, जिससे उनका व्यवहार अजीब लग सकता है। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि अचानक भौंकना, विचलित होना या किसी अदृश्य चीज की ओर घूरना उच्च ईएमएफ या अन्य प्राकृतिक कारणों की प्रतिक्रिया हो सकती है। इससे यह संभावना बनती है कि कुछ अलौकिक घटनाएं वास्तव में पर्यावरणीय प्रभावों से प्रेरित हो सकती हैं, जिन्हें पशु अधिक आसानी से महसूस कर सकते हैं। अंडरग्राउंड वाटर फ्लो, माइक्रो वाइब्रेशन और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक विकृतियां उत्पन्न कर सकता है, जो मानव धारणाओं और व्यवहार को रहस्यमय तरीके से प्रभावित कर सकते हैं। लो फ्रीक्वेंसी वेव्स इंसानों में अस्वस्थता, बेचैनी या भय की भावना उत्पन्न कर सकती है। वर्षों या दशकों तक चलने वाली जियोलॉजिकल एक्टिविटी और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक विकृतियां किसी स्थान को प्राकृतिक रूप से भयावह बना सकती हैं। इन पर्यावरणीय प्रभावों का असर मानव और पशु दोनों के व्यवहार पर पड़ सकता है। कई बार लोग किसी स्थान को भूतिया या अलौकिक ऊर्जा से भरा महसूस कर सकते हैं, जबकि यह प्रभाव प्राकृतिक कारणों से उत्पन्न हो सकता है। कुछ मामलों में किसी घटना में कलेक्टिव बिलीफ एक समुदाय में शेयर्ड एक्सपीरियंसेस और देखे जाने की घटनाओं को जन्म दे सकता है। यह जरूरी नहीं कि ये घटनाएं कल्पना हो, बल्कि यह दर्शाता है कि सामूहिक धारणा कितनी प्रभावशाली हो सकती है। यदि किसी क्षेत्र में लोक कथाएं किसी अलौकिक अस्तित्व से जुड़ी हों, तो लोग अपने अनुभवों को उसी दृष्टिकोण से देखने लगते हैं। समय के साथ ये कहानियां और मान्यताएं अलौकिक घटनाओं में विश्वास और देखे जाने की घटनाओं को और मजबूत कर सकती हैं। इसका मतलब यह है कि किसी स्थान या घटना को अलौकिक मानने की प्रवृत्ति सामाजिक और सांस्कृतिक प्रभाव से जुड़ी हो सकती है। कुछ पैरानॉर्मल शोधकर्ता यह सिद्धांत देते हैं कि कुछ स्थान पिछली घटनाओं की ऊर्जा को संचित कर सकते हैं, जिससे वहां आत्माओं के बार बार देखे जाने की घटनाएं होती हैं। इसे रेजिडुअल हॉन्टिंग कहा जाता है, जहां कोई आत्मा इंटरैक्टिव नहीं होती, बल्कि सिर्फ भूतकाल की घटना को दोहराती रहती है, जैसे कोई रिकॉर्डिंग हो। दूसरी संभावना यह है कि वहां एक इंटेलिजेंट उपस्थिति हो सकती है, जो अपने परिवेश के साथ सक्रिय रूप से संवाद कर सकती है। यदि किसी स्थान पर लगातार एक ही प्रकार की अलौकिक घटनाएं होती हैं, तो यह संभव है कि वहां कोई ऐसी इकाई एंटिटी हो जिसका अस्तित्व हमारी वर्तमान समझ से परे हो। यह विचार अलौकिकता और साइंस के बीच के रहस्यों की ओर संकेत करता है, जहां कई घटनाओं की आज भी ठोस व्याख्या नहीं मिल पाई। जब सामूहिक धारणा, सांस्कृतिक कथाएं और अज्ञात घटनाएं आपस में मिलती हैं, तो आस्था और वास्तविकता के बीच की रेखा धुंधली हो जाती है। यह स्थिति एक ऐसा मनोवैज्ञानिक और सामाजिक वातावरण बनाती है जहां असाधारण अनुभव जन्म लेते हैं, ऐसे अनुभव जो पारंपरिक वैज्ञानिक व्याख्या को चुनौती देते हैं। हो सकता है कि कुछ घटनाएं वास्तविक हों, जबकि कुछ केवल सामूहिक विश्वास और सांस्कृतिक प्रभावों का परिणाम हो। लेकिन इस संगम से पैदा हुई रहस्यमयी अनुभूतियां हमें यह सोचने पर मजबूर कर देती हैं कि क्या हमारी वास्तविकता केवल वही है जो हम समझते हैं, या फिर इसमें और भी गहराइयां छिपी हैं। राक्षसी शक्तियों का सामना करना एक जटिल अनुभव है, जो साइकोलॉजिकल, पर्यावरणीय और सामाजिक सांस्कृतिक कारकों से प्रभावित हो सकता है। कई घटनाओं की साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन संभव है, जैसे मानसिक स्वास्थ्य विकार, विद्युत चुंबकीय प्रभाव या सांस्कृतिक सुझाव। लेकिन यह भी संभव है कि हमारी वास्तविकता के कुछ छिपे हुए पहलू
अभी तक हमारी समझ से बाहर। इन अनुभवों से हमें अपने ज्ञान की सीमाओं पर विचार करने के लिए मजबूर होना पड़ता है और यह हमें मानव अस्तित्व के रहस्यों की खोज के लिए खुले दिमाग से सोचने के लिए प्रेरित करता है। देखने के लिए धन्यवाद। कृपया शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें।